नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की जो क्लास है ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा और एक पॉपुलर चॉइस है बच्चों के बीच में जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर थ्योरीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड का मतलब है कि इसके अंदर इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है। इसका मतलब इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेपर वन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसकी थ्योरी है, इसका एवोल्यूशन है, इसकी एप्लीकेशंस है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। पेपर वन की अगर मैं बात करूं, दो पेपर होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट के, 250 मार्क्स के, ठीक है, दोनों। पेपर वन जो होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा और आपका थ्योरी बेस्ड होगा, आइडियाज बेस्ड होगा, फिलोसफी बेस्ड होगा। पेपर टू जो है वो कंसेप्ट बेस्ड होगा, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस टाइप की आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स कहाँ पर हैं, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। या फिर मैं ये बोलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन की बात करें, पंचायती राज स्ट्रक्चर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्ट्रक्चरल जो सेटअप है आपका गवर्नेंस का उसकी बात करें, तो ये सभी आपके पेपर टू के अंदर आएगा। मैं पहले ही बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉपुलर सब्जेक्ट है। चाहे आप मेडिकल लाइन से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन से आ रहे हैं, कॉमर्स लाइन से आ रहे हैं, और बीए के अंदर तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता ही है। मेरा खुद का था, ठीक है, तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और ग्रेजुएशन में भी मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इसके ऊपर पकड़ बनाना बहुत आसान है। इसके अंदर कंसेप्ट हमें ढेर सारे मिल जाते हैं, ढेर सारे थिंकर्स मिल जाते हैं, तो इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर की कमी नहीं है, राइट। और जो भी आपके टॉप 100 जो आपके रैंकर्स होते हैं, उनमें से आप देखें कि ऑलमोस्ट 55% बच्चों का सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो एक पॉपुलर चॉइस है। कंपटीशन बहुत है इसके अंदर। इस सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कंपटीशन अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ही स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर वन की अगर मैं बात करूं अभी, तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी नया ही बैच स्टार्ट हुआ है, फ्री क्लासेस आप सभी के लिए। आप सभी इसको शेयर कर देंगे और ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो नोट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी इसके अंदर कंसेप्ट हैं, ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। तो लेट्स स्टार्ट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन क्लास है ये आज। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे तो उससे पहले हम वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एड और मिनिस्ट्रेयर। एड और मिनिस्ट्रेयर, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज। अब आप तो समझ गए होंगे कि आपका कोई भी गोल आपने अचीव करना है तो किस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, आपने अपने गोल को कैसे अचीव करना है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात अगर आप समझिए कि आपके घर में मदर मैनेज करते हैं होम को, सारे एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, ग्रोसरी का जितना सामान आता है उसको अनपैक करके फिर बॉक्सेस में डालना, एंड देन उसको कुकिंग के टाइम पर इस्तेमाल करना। कोई भी रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो रहे हैं उसका रीऑर्डर करना, ले करके आना, फाइनेंसिस के साथ उसको मैनेज करना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके मदर ही घर में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आपके घर में आपके मदर है। आप अपनी बुक्स को जब शेल्फ पे रखते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली रखते हैं, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर एक बच्चा अपनी बैग को स्कूल जाने से पहले मैनेज कर रहा है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन इज एवरीवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सल है और ये ऑन गोइंग है, ओके। सो टू मैनेज और टू सर्व इज एडमिनिस्ट्रेशन, गेटिंग माई पॉइंट।
सो यहाँ पर आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जगह पर लगेगी, पब्लिक भी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट भी हो सकती है। पब्लिक का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट का मतलब ये आपके बिजनेसेस के अंदर भी जो है इसको आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो प्राइवेटली ओन्ड है, अगर वो बिजनेस सेटअप है, तो उसके लिए एमबीए पढ़ा जाता है। मोर और लेस थ्योरीज फिलोसफीज सब कुछ सेम ही होता है जैसा कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ना थिंकर्स हैं ढेर सारे। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही समझने की कोशिश करते हैं, सो डेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझना आसान हो जाए इन फ्यूचर। तो यहाँ पर हर्बर्ट साइमन जो कि एक अच्छे खासे थिंकर हैं, इनका अच्छा खासा नाम है, नियो क्लासिकल या फिर मॉडर्न थिंकर्स के अंदर ये आते हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकॉम्प्लिश कॉमन गोल। इसके बाद आपके जॉन वीक कहते हैं, देखिए इसको मैं 2-3 थ्योरीज पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसके बाद एक ही क्रक्स निकलेगा, आपको इजीली समझ आएगा। तो पहले थ्योरी सुन लीजिए नाम के साथ, ठीक है, क्योंकि आप पेपर 1 में जब लिखेंगे इसको तो थिंकर्स के नाम के साथ लिखना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिल पाएंगे उतने। ठीक है, तो जॉन वीक सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जॉन वीक ने दी है। जॉन वीक कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ कंसाइंस पर्पस। डिटरमिन्ड एक्शन मतलब कि इसके अंदर प्लानिंग भी है, इसके अंदर बजटिंग भी है, इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन भी है, इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कोऑपरेशन, प्लानिंग, बजटिंग, है ना, आपका कोऑर्डिनेटिंग, इन सभी को मिक्स करना, इन सभी को एक जगह पर रखना, इन सभी को इंटीग्रेट कर देना ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि सुनने वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स परचेज करने से पेट नहीं भरेगा, वेजिटेबल को काट के रख देने से भी फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं हो जाएगा। पहले आपको ग्रोसरी स्टोर या वेजिटेबल मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से वेजिटेबल्स लाने पड़ेंगे, उनको वॉश करना पड़ेगा, उनको कट करना पड़ेगा, देन इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, गैस स्टोव ऑन करना पड़ेगा, उसके अंदर ऑयल डालना पड़ेगा, तब जाकर आपका फूड प्रिपेयर होगा, और फिर खाना भी पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो गोल है, अल्टीमेट गोल, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला करके एक अल्टीमेट गोल को अचीव करना है इस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डाल रहे हैं तो इट मीन्स आपका गोल अचीव नहीं होगा, टाइम लैग होगा, एक कंप्लीट फेलियर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वीग ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इट इज अ डिटरमिन्ड एक्शन, इट मीन्स इसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए, बजटिंग होनी चाहिए, तब जाकर के आपका एक पर्पस कंप्लीट होता है। इट इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर, calculated use of resources aimed at making those things happen which we want to happen, and simultaneously preventing development that fails to square with our intention। मतलब कि हमें इवॉल्व भी होना है, प्लानिंग के साथ साथ इवॉल्व भी होना है, हमने अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि इन फ्यूचर हमें फेलियर का सामना ना करने को मिले। अगर हमने फेलियर एक्सपीरियंस किया भी है तो उस फेलियर को लर्न करके हम इन फ्यूचर अपने गोल को, अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से अचीव करें। इसके बाद लूथर गुलिक, गुलिक कहते हैं, गुलिक का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मॉडर्न थिंकर्स के अंदर अच्छा खासा नाम है। लूथर गुलिक कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज कलेक्टिव एफर्ट, मतलब इंडिविजुअल बंदे से कुछ नहीं होगा, अगर एक टीम को अचीव करना है एक कॉमन गोल तो पूरे टीम को मेहनत करनी पड़ेगी। तेंदुलकर या माही पूरी टीम को नहीं जिता सकते। पहला एक ये कंसाइंस हुआ करता था कि तेंदुलकर आउट हुआ तो लाइन से सभी आउट हो जाते थे, ये तेंदुलकर का मैजिक था। लेकिन उन दिनों में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया था इंडियन टीम ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने।
लेकिन माही ने इंटीग्रेट किया सभी चीज़ों को, सभी को मोटिवेशन दिया, प्लानिंग करा, और इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जो था वो फाइनल विन हुआ फिर। तो ऐसे में ही कलेक्टिव एफर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कलेक्टिव एफर्ट और एक कॉमन गोल होता है जिसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं। समझिए एक बात को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मान करके चलिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, रिफाइनरीज का है, मेटलर्जी डिपार्टमेंट है। अगर एक भी डिपार्टमेंट की मशीनरी शट डाउन हो जाती है तो पूरी की पूरी मशीनरी अचीव नहीं कर पाएगी। और उसके अंदर क्लैरिकल जॉब से लेकर के मैनेजरियल लेवल तक सभी का कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी प्रॉफिट मेकिंग होगी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मिनिस्ट्री। अल्टीमेट गोल क्या होगा उसका कि हमारे इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है। अगर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को हम इकट्ठा करें, डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज को, मिनिस्ट्रीज को, सोर्स ऑफ रेवेन्यू को हम लोग अगर मैनेज करें तो हम प्रॉफिट मेकिंग में होंगे, अदरवाइज फेलियर का हमें सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हमने किया भी है। आप सभी जानते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, बीएसएनएल, अगर मैं इनका नाम लूँ तो दे आर डूइंग ग्रेट, बट प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। ठीक है, तो आपके कलेक्टिव एफर्ट होंगे, कॉमन गोल की तरफ चलते रहेंगे। और अगर हम यहाँ पर वीक की डेफिनेशन को एक अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो ये कह रहे थे वीक की आपने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी करते रहना है। ये नहीं कि आपने 2022 के अंदर एक कंपनी को ओपन किया और 2040 आते आते आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो आपकी कंपनी अल्टीमेटली बंद हो जाएगी नुकसान झेल करके। तो टाइम के साथ साथ आपको अपग्रेड भी करना है, कंटिन्यूस प्लानिंग भी होनी चाहिए, और आपने टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी करना है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ टू टाइप। एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द टू सिनारियोज, वन इज द public, another one is private. Private means in the businesses, right, in industries. Public administration altogether is something else. It is the wider concept. There can be n number of business houses in a country, but there can be one central government which look after all the sectors of the economy, right? So public administration is a wider concept. Getting my point? So now this is why public administration is a field altogether, is a different field, is it is a branch of science, right? और ये इवॉल्व भी हुआ है। who is the father of public administration? Woodrow Wilson is the father of public administration. और उन्होंने एक जर्नल लिखा था, एक ऐसे लिखा था जो कि पब्लिश हुआ था, जिसकी बात से एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस, एक डिफरेंट फील्ड, एक सेपरेट सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इज अ लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। अब ये लार्जर फील्ड, जैसे कि अभी जैसे आपने जाना अभी कि एन नंबर ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं, बिजनेस हाउसेस हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो एक ही होगा। तो उसको इकोनॉमी भी मैनेज करना है, उसने इम्प्लीमेंटेशन भी मैनेज करना है, उसने बजटिंग भी मैनेज करना है, उसने एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स भी मैनेज करना है, उसने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी लुक आफ्टर करना है। तो ये एक वाइडर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी फिलॉसफी या कंसेप्ट जुड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। सो इसलिए हम इसको पब्लिक ब्यूरोक्रेसी कह करके भी बुलाते हैं, समटाइम्स पब्लिक या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी कह करके बुलाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है ऑल टुगेदर। Now come to the Woodrow Wilson, who is the father of public administration. उनके concept के accordingly public administration is detailed and systematic execution of law. देखिए आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टाइप जो मर्जी हो। अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मोनार्किकल सिस्टम, डिक्टेटरशिप, उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, एक डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर दो चीज़ें हो जाएगी भैया, एक तो पार्लियामेंट्री टाइप होगा, एक प्रेसिडेंशियल टाइप होगा।
तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर 3 पिलर होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका जुडिशरी। ठीक है, अब लेजिस्लेचर इट मींस गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो दे रिप्रेजेंट द कंट्री हु एग्जीक्यूट लॉ। ठीक है, हु एग्जीक्यूट लॉ। लेजिस्लेचर का मतलब मैं गवर्नमेंट नहीं डालूंगा, लेजिस्लेचर का मतलब मैं डालूंगा यहाँ पर आपका इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड पीपल। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर हम गवर्नमेंट डाल देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, इज द ब्रांच ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। जुडिशरी की बात करें तो भैया इट इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जुडिशरी की जितनी भी सिलेक्शन होती है, कितना पे स्केल होगा, ये सभी की सभी चीजें आपका गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। तो गवर्नमेंट इन एक्शन, गवर्नमेंट इन एक्शन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ पीपल के लिए ना वो डेरोगेटरी हो ना ड्रैकोनियन हो, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर ना करे, वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस सब कुछ प्रोवाइड करे। तो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? डन। तो यहां पर वुड्रो विल्सन आगे कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, लेकिन आपको मदद तो लेनी पड़ेगी, आपको अपने फेलो मेंबर्स की मदद लेनी पड़ेगी, वॉलंटियर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को फिर डेमोक्रेसी फॉर्म में लेकर के आया, फिर वो वेलफेयर होनी चाहिए डेमोक्रेसी, और अभी आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सिंगल कैपेसिटी के अंदर चेंज लेके आना सोसाइटी के अंदर। तो ये क्या हुआ, ये एक एवोल्यूशन हुआ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होना और उसका एवोल्यूशन होना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये फिजिक्स की तरह, साइंस या केमिस्ट्री की तरह, बायोलॉजी की तरह डिफरेंट डिफरेंट जिस तरीके से डेली बेसिस पर उनके ऊपर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है, वैसे ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हर रोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स एक डिफरेंट एस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हैं जो कि पहले से डिफरेंट होता है। तो ये एक एम्पेरिकल स्टडीज के अंदर आएगा, या सोशल स्टडीज मैं इसको बोल देता हूँ, एक सोशल स्टडीज के अंदर ये आएगा, जो कि ऑल टुगेदर टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। गुलिक कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच हैज टू डू विद गवर्नमेंट एंड दस कंसर्न इटसेल्फ प्राइमरली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब गुलिक एक ऐसे थिंकर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ ही जुड़ा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कह रहे हैं। जबकि अभी करंट सिनेरियो के अंदर ऐसा नहीं है। अगर फार्म लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता तो वो तो आपका अगेंस्ट जा रहा था, एक तो स्टेप्स जो थे अगेंस्ट जा रहे थे सोसाइटी के, तो उसको हम लॉ नहीं बोलेंगे बल्कि ड्रैकोनियन लॉ बोल सकते थे हम, या फिर अगेंस्ट द सोसाइटी बोल सकते थे। हालांकि एक दो कंसेप्ट उसके अंदर खराब थे, मैं दोबारा से बता दूं आपको, लेकिन जब उसके अंदर जुडिशरी ने इंटरफेयर किया तो उसको रिपील करना पड़ा। तो लूथर गुलिक की बात से मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ ही जुड़ा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि मैं वुड्रो विल्सन के साथ जाऊंगा जो कह रहे हैं कि इट इज द कंप्लीट या सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, इट इज द वाइडर कंसेप्ट। ठीक है जी, राइट। तो ये ढेर सारे थिंकर्स का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टू मैनेज थिंग्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, टू मैनेज अ कंट्री ऑन अ लार्ज लेवल। ठीक है, डन। अब
कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर भी होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा, जुडिशरी भी होगा। वो एक कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, एक कंप्लीट अल्टीमेट गोल को अचीव करेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है गवर्नमेंट का? टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी। डन, चलें आगे। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके दो सेंस निकल के आ रहे हैं, एक वाइडर सेंस और एक नैरो सेंस। वाइडर सेंस कह रहा है कि गवर्नमेंट के तीनों ब्रांचेस के अंदर ही कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। ये तो वाइडर कंसेप्ट हो गया। नैरो सेंस, अच्छा ये कौन कौन से थिंकर्स इसको बोल रहे हैं? विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शन डिमॉक, एफ.ए. नीग्रो, फिफनर, ये सभी के सभी जुड़े हुए हैं वाइडर कंसेप्ट के साथ। नैरो कंसेप्ट, इसका मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर ही काम करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो कह रहे हैं साइमन, गुलिक, ऑडवे, टेड, फेयोल, विलोबी, ये सभी कह रहे हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, ये है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बॉटम लेवल पर जो है वो है आपके क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ अगर कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, अगर यहाँ पर करप्शन होगा तो इसके ऊपर वाले जो रैंक है, क्या वहां पर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या वहां पर अकाउंटेबिलिटी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसलिए मैं बिल्कुल वुड्रो विल्सन के साथ जाऊंगा कि ऑल टुगेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तीनों ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ नहीं जुड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इन्होंने एक प्लान बनाया और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम्युनिकेट कर दिया अपने नीचे वाले स्टाफ को। अब नीचे वाले स्टाफ के पास किसी भी लेवल की कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन उनका वीक है, वो करप्शन करते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव या हेड ऑफ द ब्रांच के नाते आपका फर्ज बनता है कि कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, उनसे उनका जो फॉलो करना है उनको वो भी टाइम के साथ होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर के अंदर एक्शन होना चाहिए, तभी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। इसलिए हम इंडिया के अंदर कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंटेबल नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को अप्लाई नहीं किया गया। अब वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके लिए हमें स्कोप समझना होगा। आइए हम पहले चलते हैं, स्कोप पढ़ते हैं। स्कोप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये मतलब होता है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे पास दो तरीके के स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वन इज पोस्ट कॉर्प, अनदर वन इज सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है, आप देख भी पा रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। अगर हम इन सभी का पहला वर्ड उठा लेंगे तो पोस्ट कॉर्प बनेगा हमारे पास। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R मतलब रिपोर्टिंग और B मतलब बजटिंग। पोस्ट कॉर्प। अब पोस्ट कॉर्प व्यू जो है वो लूथर गुलिक ने दिया था। अब गुलिक आप कहेंगे कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। गुलिक का ये कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑफिस के अंदर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग मतलब स्टाफ से आंसर देना या स्टाफ को काम देना, ठीक है, ये सभी की सभी चीजें आपके पोस्ट कॉर्प व्यू में आती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ यही अप्लाई हो सकता है। लेकिन आप सोचिए एक बात को, क्या आपके एम्प्लॉयज अगर खुश नहीं है तो क्या वो आपको रिजल्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने हॉलीडे के दिन अपने स्टाफ को बुला लिया, लोग त्योहार बना रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपका स्टाफ काम कर रहा है, तो क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे। अगर आप उनको डिजायर्ड वर्किंग
जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग होगी? नहीं होगी। अगर आप उनको लाइट नहीं दे रहे हैं तो क्या आपका काम अच्छे से होगा? फिनिशिंग आएगी प्रोडक्ट में? नहीं आएगी। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं तो क्या टाइम बाउंड बैनर के अंदर काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं अपने स्टाफ को तो क्या आप उनसे बिलोंगिंगनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कॉर्ब होना ही लूथर गुलिक के अकॉर्डिंगली जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक इनकम्प्लीट सिनारियो है। कंप्लीट सिनारियो, जैसे कि मैंने बोला कि इवॉल्व करना होता है खुद को टाइम के साथ साथ। तो टाइम के साथ पोस्ट कॉर्ब व्यू के साथ एक सब्जेक्ट मैटर व्यू भी निकल के आया, जिसको अप्लाई किया है टाइम के साथ साथ। तो आपने देखा कि काउंसलिंग होती है, एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग होती है, उनका मोटिवेशन उठाया जाता है, बात करने के तरीके के ऊपर क्लासेस ली जाती है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं उससे कंपेयर किया जाता है, दूसरी कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं वो भी कंपेयर किया जाता है। तो एक सब्जेक्ट मैटर व्यू, इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एचआर अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट अलग होगा, वही मार्केटिंग के अंदर ही आएगा लेकिन ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्रांच होता है मार्केटिंग के अंदर ही। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या है कि प्लानिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है, सब्जेक्ट मैटर के अंदर डाल दिया कि प्लानिंग कर तो करनी है हमें, लेकिन क्या हमें अपने एम्प्लॉय से काम कैसे निकलवाना है ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट मेकिंग हो, टाइम बाउंड मैनर के अंदर काम हो। ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप पोस्ट कॉर्प तो है ही, वो तो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन किस तरीके से प्लानिंग करनी है अपने एम्प्लॉयज को खुश करके, बजटिंग कैसी होनी चाहिए, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको इरिगेशन का। इरिगेशन के अंदर आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी, पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया जिससे सैलिनिटी बढ़ी, सैलिनिटी बढ़ी तो अब फिर क्या होगा कि भैया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, खर्चा किसका हो रहा है? फार्मर का हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन ले आओगे तो भैया आपका फर्टिलाइजर का खर्चा भी बचेगा, सोइल टेस्टिंग भी नहीं करवानी पड़ेगी और यील्ड भी इंक्रीज होगी। तो प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट क्या निकल के आया? सब्जेक्ट मैटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो सब्जेक्ट मैटर इन डेप्थ चले जाइए किसी भी चीज में तो सब्जेक्ट मैटर व्यू निकल के आएगा। सेम ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू रखता है पोस्ट कॉर्प के साथ साथ। पोस्ट कॉर्प जो है वो लूथर गुलिक ने प्रोपाउंड किया था, एडवाइस दिया था। आई होप एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय सनी वर्मा आईएएस क्लासेस, दोनों का ही लिंक मैंने आपका प्रोवाइड कर दिया है टाइटल के नीचे, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है जी। आई होप क्लियर है यहाँ पर सभी चीज़ें। तो जैसे कि आपने देखा कि धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर निकल के आया। तो 5 डिसिप्लिन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी, भैया इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट होना चाहिए या लॉन्ग होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो गैप है वो उसको हम फिल कैसे कर सकते हैं, ये सभी के सभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के अंदर आएगा। पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि आप लोगों की को कैसे ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आजकल तो स्टाफ काफ़ी ठीक हो गया लेकिन पहले बड़ा पंगा था। तो देर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन हाउ दे ट्रीट देयर कस्टमर एंड हाउ एचडीएफसी ट्रीट देयर कस्टमर। ठीक है। तो पर्सनल का मतलब है कि पर्सनल जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो पब्लिक को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं
या फिर वो लोगों के साथ अच्छे से जेल हो रहे हैं। तो ये भी एक ऑल टुगेदर अलग ही ब्रांच निकल के आई है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि सब्जेक्ट मैटर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, और यही उसका एक टास्क भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके बजटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। कॉमर्स, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से इवॉल्व करना है हमने अपने आप को, और ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी है। जैसे कि पहले हम बैंक्स की बात कर ले, बैंक्स की मैं बात कर लेता हूँ। जब से बेसल नॉर्म्स हुआ, जब से बेसल नॉर्म्स हुआ 1988 में, इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ 1998 में, उससे पहले जब आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी आई थी, तो चेक बुक जब इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो काफ़ी काम इजी हो गया बिजनेस क्लास के लिए, क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट लाइन है वो भी इंक्रीज हो गई। फिर एटीएम्स आए तो और ज़्यादा आसान हो गया काम। फिर आपका डिजिटल इकोनॉमी आई है या डिजिटलाइजेशन आया है, उससे और ज़्यादा आसान हो गया काम, जिसकी वजह से हमारी जो रिलायबिलिटी थी वुड के ऊपर, पेपर बनाने के लिए पल्प चाहिए होता है जो कि या तो बैगेज से आएगा, शुगर केन से, या फिर ट्री कटिंग ट्री को कट किया जाएगा। तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी के अंदर भी चेंज आ रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंज आ रहे हैं। किस वजह से? प्लानिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एनवायरनमेंट की बात हो गई। आपको मालूम होगा एक डेजिग्नेशन होती है लोकपाल, लोक आयुक्त, जिसको इंग्लिश में ओम्बड्समैन कहते हैं, जो कि पब्लिक ग्रीवियांसेस के रिड्रेसल का काम करते हैं, पब्लिक रिड्रेसल का काम करते हैं, ठीक है, ग्रीवियांस रिड्रेसल का काम करते हैं। वो नॉर्वे में इंट्रोड्यूस हुआ, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, हर जगह उस डेजिग्नेशन को बनाया गया। इंडिया में 2013 में बनाया गया लोकपाल, लोक आयुक्त, जो कि करप्शन चार्जेस जिसके ऊपर हैं उसके अगेंस्ट वो काम करेंगे। तो लोगों ने डर से, इस डर की वजह से कि लोकपाल आ जाएगा, लोकपाल आ जाएगा, तो करप्शन कम हो गया। अगर हम ओम्बड्समैन यूरोप के साथ कंपेयर ना करते तो इंडिया में कभी लोकपाल नहीं ला सकते थे, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस भी आप समझिए कि हमारा जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन होना चाहिए या वेलफेयर होना चाहिए। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट होती थी, फिर पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, अब है फैसिलिटेटिंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि फैसिलिटेट करती है वो चीजों को। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ आपके प्लानिंग के लिए होंगे, सिर्फ प्लानिंग के लिए ही पार्लियामेंट में जाएंगे, अदरवाइज सब कुछ डिजिटलाइज हो गया होगा, अपने आप ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन आपको नहीं मालूम कि आप किससे डील कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो करप्शन के चार्जेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और सेट पीरियड के अंदर टाइम, सेट पीरियड के अंदर आपका जो फाइल है वो प्रोसेस होनी चाहिए। मैंने खुद ने किया था मैं जितने भी काम करता हूँ, चाहे मेरा आधार कार्ड अपडेशन हो, वोटर आईडी हो, डीएल हो, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, करप्शन का कोई चांसेस नहीं होता। ये पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस के अंदर आएगा कि अगर हम इन फ्यूचर चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे तो किस लेवल का कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन था। अभी मैंने काफ़ी कंसेप्ट इसमें से आप लोगों को नहीं बताए, जैसे कि अप्रोच नहीं बताया। अप्रोच हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच कितने तरीके का हो सकता है? फिलोसफिकल अप्रोच, मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं इसके अंदर, टीचिंग लाइन में आना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फिलोसफिकल अप्रोच होगा, आपने समझाना है सभी को। लीगल अप्रोच, जस्ट मैंने अभी आपको ओम्बड्समैन का एग्जांपल दिया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऐसे कौन से ऑफिसेज बना सकते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, हम अपने गवर्नेंस को और ज़्यादा स्मूथन कर सकते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लीगल अप्रोच भी आ सकता है, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ,
इन दोनों का लेजिस्लेचर के साथ क्या कनेक्शन है, या किस तरीके से आप एक ब्रांच को पावर ना दे करके डिवीजन ऑफ पावर कर दें, तो ये भी आपका लीगल अप्रोच में आएगा। हिस्टोरिकल अप्रोच, अभी बातों बातों मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी, उसके बाद आपका पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, उसके बाद आपका वेलफेयर गवर्नमेंट, उसके बाद आपका फैसिलिटेटिंग टाइप ऑफ गवर्नेंस। तो ये तो टाइम के साथ साथ हमने लर्न किया है ना। तो हिस्टोरिकल अप्रोच की, उस जमाने में ऐसा होता था, इमरजेंसी एरा लगा था, है ना। इमरजेंसी, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ओके डन। हिस्टोरिकल अप्रोच माय डियर फ्रेंड, हिस्टोरिकल अप्रोच हमें अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना है। हमें बोटलनेक्स या पोर्ट होल्स जितने भी आए हुए हैं गवर्नेंस में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पीछे रह गई, उन सभी बोटलनेक्स को हटा दें, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम हटा दें। तो उसके लिए जो स्टडी की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका हिस्टोरिकल अप्रोच है। डन। केस मेथड अप्रोच, केस मेथड अप्रोच थोड़ा सा वाइड है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि केस मेथड एक वो ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इवॉल्व करती है। जैसे कि इंडिया के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सारे के सारे जर्नल्स यहाँ मिल जाएंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नेंस का, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कैसी होनी चाहिए, बिहेवियरल अप्रोच, ये सभी के सभी आपका केस मेथड अप्रोच के अंदर ही आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। ये क्लास जो मैंने लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ऑल टुगेदर बीच में से शुरू नहीं कर सकता था। हम क्या पढ़ रहे हैं उसको जानने के लिए ही मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिया। आई होप एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। मैं जाते जाते क्रक्स में आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रांच है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज, और इसके अंदर लोग कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन गोल के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रांच है। ये गवर्नेंस या गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट पिलर एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लानिंग कैसे होती है, बजटिंग कैसे होती है, ये सभी के सभी एक कॉमन गोल के लिए अप्लाई किया जाता है। कॉमन गोल क्या है? हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर वेलफेयर लेकर के आना, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सभी के सभी एलिमेंट्स को स्टडी करता है जिससे कि हमारी कंट्री प्रोस्पर करती है, ठीक है जी, डन। तो इसके अंदर पोस्ट कोर सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट हो गया, और इसी के साथ साथ आपका स्टडी, केस स्टडी जो था वो डिफरेंट ब्रांच में कैसे इवॉल्व हुआ, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पब्लिक पर्सनल बिहेवियर, आपका पब्लिक ट्रेनिंग, पब्लिक फाइनेंसिंग, ये सभी की सभी चीज़ें आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है जी। चलिए अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थिंकर्स की बात करेंगे, कैसे इवॉल्व हुआ एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी हम देखेंगे। इन दो क्लासेस के बाद, मतलब आज की क्लास और जो इवॉल्व के ऊपर, जो एवोल्यूशन के ऊपर जो क्लास आएगी, उसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे मेंस का, और किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्लासेस डेली बेसिस पे आया करेगी। आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस है, नोट्स आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।